सुप्रभात। जैसा कि आपको विदित है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष तथा बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करवा रही हूँ, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं। और द्वितीय इकाई में आज हम पढ़ेंगे अभिलेखीकरण। एक अभिलेखीकरण क्या होता है? एक छात्र के संबंध में जो लिखित विवरण होता है, यानी कि जो शिक्षण संस्था या विद्यालय प्रबंधन जो होता है, वह एक प्रत्येक छात्र का लिखित विवरण रखती है, रिकॉर्ड रखता है लिखित विवरण, उसको हम अभिलेखीकरण के नाम से जानते हैं। तो अभिलेखीकरण को यह जो होता है, ये मूल्यांकन प्रक्रिया का भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसको अभिलेखीकरण को हम वह साक्ष्य मान सकते हैं जिसके माध्यम से एक योजना, एक व्यवस्था, इसके अलावा एक व्यक्ति के संदर्भ में सारी सूचनाएं हमें प्राप्त हो सकती है। और अभिलेखीकरण होता है एक योजना, व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और इसके माध्यम से, अभिलेखीकरण के माध्यम से एक छात्र के संबंध में जो सारी सूचनाएं प्राप्त होती है कि छात्र किस विषय में कमज़ोर है, किस विषय में अच्छा है, तो उसकी प्रगति तथा अवनति का हमें रिकॉर्ड मिलता है। और हम इस रिकॉर्ड को लेकर उसको अभिभावक को भी हम अवगत करवा सकते हैं। तो इसी तरह से जो अभिलेखीकरण वही होगा सामान्य अर्थ कि छात्र के संबंध में जो लिखित विवरण होता है, तो उसको हम अभिलेखीकरण के नाम से रखते हैं। यानी कि जो रख रखाव, जो ब्यौरा जो छात्र के संबंध में लिया जाता है, उसका रख रखाव को हम अभिलेखीकरण कहते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, सर्वप्रमुख उद्देश्य यही है कि जो छात्र की प्रगति तथा अवनति का हमें पता चल जाता है। छात्र की जो दक्षता होती है, कौशल होता है, योग्यता होती है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा व्यक्तिगत अभिरुचियों, व्यक्तिगत रुचियाँ क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, दक्षता क्या है, इसके बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। छात्र के निर्देशन तथा परामर्श की प्रक्रिया में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो छात्र किस विषय में पिछड़ चुका है या छात्र कहाँ गलत एक्टिविटी में लिप्त हो गया है, छात्र किस कारण कुछ अधिगम नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी निर्देशन तथा परामर्श प्रक्रिया का भी एक हिस्सा होती है कि छात्र को परामर्श की आवश्यकता है या नहीं, या निर्देशन की आवश्यकता है या नहीं, इसके माध्यम से जानकारी हमें मिल जाती है। छात्रों की स्तर तथा क्षमता का पता लगा सकते हैं हम। इसके अलावा जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन प्रक्रिया को भी हम क्रमबद्ध तथा संगठित रूप से चित्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो मूल्यांकन की प्रक्रिया की जो कार्य प्रणाली होती है, तो वह अभिलेखीकरण होगा तभी जाके वह मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावी हो सकता है। क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया में जो छात्र के संबंधी जो तथ्य लिए जाते हैं, छात्र को विश्लेषण किया जाता है, उनकी गतिविधियों से प्राप्त जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है, तो उन सूचनाओं को व्यवस्थित रखा जाता है अभिलेखीकरण के माध्यम से ही। इसके द्वारा छात्र की जो छात्र ने भूतपूर्व में छात्र की क्या प्रगति रही है, वर्तमान में क्या प्रोग्रेस कर रहा है और भविष्य में क्या करेगा, इसकी भी प्री प्लानिंग यानी प्लानिंग बनाई जा सकती है। उस छात्र के संबंध में एक योजना बनाई जा सकती है। यह मूल्यांकन, भावी मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं हम। अगर छात्र का अभिलेखीकरण व्यवस्थित है, तो भावी मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाया जा सकता है। एक जो शिक्षक होता है, शिक्षक को भी अपनी रणनीति में सुधार करने का अवसर मिलता है। यानी कि छात्र जब शिक्षक उसकी उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन करता है, तो पता लग जाता है शिक्षक को भी कि उसकी कमज़ोरी कहाँ तक है, कि उसने कौन सी सामग्री इस्तेमाल नहीं की जिसके कारण छात्र ने अधिगम नहीं कर पाया है, छात्र इस तथ्य को स्पष्ट नहीं कर पाया है। तो शिक्षक स्वयं अपनी रणनीतियों में परिमार्जन कर सकता है, संशोधन कर सकता है और उसको व्यवस्थित कर सकता है और नई वापस योजना को पुनरुत्थान कर सकता है। तो शिक्षक को स्वयं अपनी कमजोरी का भी आभास होता है। इसके अलावा जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है, उसमें मूल्यांकन एक अनिवार्य तत्व होता है। मूल्यांकन के द्वारा जब पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य रहे हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्य तथा जो मूल्य छात्रों ने कितना ग्रहण किया है, यानी कि छात्रों की प्रगति तथा
अवनति, छात्रों की प्रगति और प्रकृति दोनों का इसमें अवलोकन किया जाता है, आकलन किया जाता है कि विषय वस्तु से संबंधित जो उद्देश्य हैं छात्रों ने कहाँ तक ग्रहण किए और कितना छात्रों ने अधिगम प्राप्त किया है। तो इसकी प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति और प्रगति दोनों का आकलन किया जाता है। इसमें छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन, छात्रों ने अपने व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है, तो इसको लेके भावी शिक्षा के संबंध में एक योजना इस अभिलेखीकरण के द्वारा बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्र की गतिविधियों, इस मूल्यांकन प्रक्रिया को हम सामान्यतः एक विश्लेषण कह सकते हैं कि छात्रों के संबंध में विश्लेषण करना कि छात्रों की गति, और ये विश्लेषण कैसे प्राप्त होगा कि छात्र जो भी गतिविधि करेगा तो गतिविधियों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित इस अभिलेखीकरण में किया जाता है। यानी कि शिक्षण संस्थान में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या समय समय पर रणनीति अपनाई गई है, तो इससे संबंधित जो व्यवस्थित ब्यौरा होता है उनको रख रखाव ही हम अभिलेखीकरण कह सकते हैं कि अभिलेखीकरण है। छात्रों के दो प्रकार उनकी गतिविधियों से हम अभिलेखीकरण प्राप्त कर सकते हैं, एक तो संज्ञानात्मक पक्ष से और एक संज्ञान सहगामी पक्ष से। संज्ञान सहगामी जो पक्ष होता है वह छात्र की विषय वस्तु से संबंधित उपलब्धियाँ होती है कि विषय वस्तु के बारे में छात्र कितना जानता है, कितना अर्थ समझता है। यानी विज्ञान ले लो आप, विज्ञान या हिंदी विषय ले लो, तो इसमें जो छात्र है वह कितने कठिन शब्दों को जानता है, कितने शब्दों को अर्थ निकाल पा रहा है और कितने उन शब्दों को अपने दैनिक व्यवहार में वह प्रयोग कर पा रहा है। तो इसके संबंध में उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है संज्ञानात्मक पक्ष के माध्यम से। तो इसी तरह से हर विषय के अपने शब्द होते हैं और अपने अर्थ होते हैं, जिसको एक अध्ययन करता है ना शिक्षार्थी को ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। और संज्ञानात्मक सहगामी पक्ष होता है जिसको को करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित होता है, जो भावात्मक तथा कौशलात्मक पक्ष से जुड़ा होता है और जो छात्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण होता है। छात्र ने कितनी दक्षताएं प्राप्त की, छात्र की ड्राइंग अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है, हस्तकला में निपुण है, शिल्पकला में निपुण है, छात्र अच्छा पाक कला में निपुण है, संगीत, नृत्य, उसका वाचन कौशल, वाद विवाद, इस तरह से सांस्कृतिक गतिविधियों में छात्र को इन्वॉल्व करके उसके संबंधित जो तथ्य निकाले जाते हैं, तो वह हम संज्ञान सहगामी पक्ष के अंतर्गत रखते हैं कि छात्र की जो क्षमता है समाज को लेके, संस्कृति को लेके, वह कितना जानकार है। तो ये संज्ञान सहगामी पक्ष के माध्यम से जो विवरण मिलता है उसको हम अभिलेखीकरण में रखते हैं। और संज्ञान पक्ष में जो छात्र है तो उसने विषय वस्तु से संबंधित कितने तथ्य को ग्रहण किया है, कितने सिद्धांत को ग्रहण किया है, समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, संस्कार, तो इसके बारे में छात्र कितना जानकार है, इसकी रणनीति तैयार की जाती है, सिद्धांतों को उसने कितना सीखा है। तो यह अभिलेखीकरण में हम संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत रखते हैं और संज्ञान सहगामी पक्ष के अंतर्गत उसकी को करिकुलम एक्टिविटी रखते हैं। तभी जाके छात्र के संबंधित हमें समग्र लिखित विवरण प्राप्त हो सकता है। इसके कारण एक छात्र का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। मूल्यांकन के इसके माध्यम से जो लिखित विवरण होता है, इसको हम एक अध्यापक, एक अभिभावक जो होते हैं उसके समक्ष भी पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं कि छात्र ने कितना अधिगम किया है। उससे लिखित विवरण हम अभिभावक के समक्ष, छात्रों का जो लिखित विवरण है वो अध्यापक के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज हमने इस कक्षा में यही पढ़ा कि लिखित विवरण या अभिलेखीकरण क्या होता है। छात्र के संबंध में जो भी लिखित विवरण है वह अभिलेखीकरण के अंतर्गत हम रखते हैं, जो एक साक्ष्य होता है जिसके कारण एक व्यक्ति या एक व्यवस्था, एक योजना के संबंध में समग्र जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। छात्र ने क्या प्रगति करी है, उसकी क्या अच्छाइयाँ, क्या कमजोरियाँ हैं, इसके बारे में भी हमें पता लगता है। तो
उसके भूत पूर्व जो उसने उसका भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को आधार पर एक योजना है हम निर्मित कर सकते हैं। छात्रों को निर्देशन परामर्श में यह उपयोगी है। दो पक्ष से जानकारी मिलती है, संज्ञानात्मक पक्ष से और संज्ञान सहगामी पक्ष से। तो हम जल्द ही अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।